अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहम्मद साले दिस ईयर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं फ्रोज़न शोल्डर के हवाले से। फ्रोज़न शोल्डर या जिसको हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या फिर कंधे का जाम हो जाना इन नामों से भी जानते हैं। आपने अपनी फैमिली में या फिर अपने इर्द-गिर्द बेशुमार ऐसे पेशेंट्स को देखा होगा जब भी वो किसी शोल्डर पेन के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आगे से डायग्नोज़ करता है कि आपको तो फ्रोज़न शोल्डर है। तो आप में से बेशुमार लोगों के ज़हन में फिर कुछ सवालात आते होंगे कि फ्रोज़न शोल्डर जो है ये है क्या? फ्रोज़न शोल्डर जो है ये होता क्यों है? और फ्रोज़न शोल्डर जो है इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है या फिर इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है? आज की इस वीडियो में मैं आपके इन तमाम सवालात के जवाबात दूँगा। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो अब हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फ्रोज़न शोल्डर जो है ये होता क्या है? अगर हम फ्रोज़न शोल्डर की इन सिंपल वर्ड्स में बात करें तो अल्लाह ताला ने शोल्डर जॉइंट के ऊपर एक कैप्सूल बनाया होता है जिसे हम कहते हैं कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट। जब कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट जो है वो थिक हो जाता है या फिर वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है तो उसकी वजह से शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से फ्रोज़न शोल्डर जो है वो डेवलप हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं फ्रोज़न शोल्डर। अगर हम एक नॉर्मल शोल्डर जॉइंट की बात करें तो उसके ऊपर डिफरेंट मूवमेंट्स जो हैं वो इस तरह हो रही होती हैं। लेकिन अगर हम फ्रोज़न शोल्डर की बात करें तो उसमें मूवमेंट्स जो हैं वो इस तरह रिस्ट्रिक्ट होती हैं। मतलब ये है कि किसी एंगल पर जाकर मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। उससे आगे पेनफुल कंडीशन जो है ना वो हो जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं काज़ेज़ ऑफ फ्रोज़न शोल्डर। फ्रोज़न शोल्डर की 2 मेन काज़ेज़ होती हैं, ट्रॉमेटिक फ्रोज़न शोल्डर एंड नॉन ट्रॉमेटिक फ्रोज़न शोल्डर। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉमेटिक फ्रोज़न शोल्डर जो है ये क्या होता है? ट्रॉमेटिक फ्रोज़न शोल्डर जो है ये डेवलप होता है किसी एक्सीडेंट की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से हमारे शोल्डर जॉइंट जो है वो डेढ़ 2 मंथ तक इम्मोबाइल रहा। इम्मोबाइल रहने की वजह से फ्रोज़न शोल्डर जो है वो डेवलप हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं ट्रॉमेटिक फ्रोज़न शोल्डर। मतलब ये है कि ये किसी चोट की वजह से फ्रोज़न शोल्डर जो है वो डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन ट्रॉमेटिक फ्रोज़न शोल्डर। ये ऐसी कंडीशन होती है जो कि किसी और बीमारी की वजह से फ्रोज़न शोल्डर के डेवलपमेंट की वजह बनती है। जिस तरह डायबिटीज़ मेलिटस हमें मोस्टली डायबिटिक पेशेंट्स में फ्रोज़न शोल्डर जो है वो देखने को मिलता है। ये थी काज़ेज़ ऑफ फ्रोज़न शोल्डर। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइन एंड सिम्पटम्स ऑफ फ्रोज़न शोल्डर। हम हर शोल्डर पेन को फ्रोज़न शोल्डर में इंक्लूड नहीं करते। कुछ ऐसे साइन एंड सिम्पटम्स हैं जिनकी बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट जो है वो फ्रोज़न शोल्डर का है या फिर इसको कोई और डिज़ीज़ है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से साइन एंड सिम्पटम्स हैं जिनकी बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट जो है वो फ्रोज़न शोल्डर से अफेक्टेड है या फिर इसको कोई और शोल्डर जॉइंट की डिज़ीज़ है। नंबर 1 पे जो हमारे पास आती है वो आती है पेन। नंबर 2 पे हमारे पास जो आता है वो रिस्ट्रिक्शन हुई होती है मूवमेंट्स की। अगर हम एक नॉर्मल शोल्डर जॉइंट की बात करें तो उसमें शोल्डर की मूवमेंट्स जो हैं वो इस तरह हो रही होती हैं। मतलब ये है कि वो फुल रेंज में मूवमेंट हो रही होती है। लेकिन अगर हम एक फ्रोज़न शोल्डर से अफेक्टेड पेशेंट की बात करें तो उसमें मूवमेंट जो होती है वो एक ख़ास एंगल पर जाकर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। मतलब उससे आगे शोल्डर जॉइंट पर मूवमेंट नहीं हो रही होती। नंबर 3 ओवरहेड मूवमेंट्स जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। नंबर 4 पे हमारे पास ये आता है कि वो अपनी कमीज़ जो है वो प्रॉपर्ली उतार सकता है, ना वो कमीज़ प्रॉपर्ली पहन सकता है। ये भी हमें फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। नंबर 5 इसमें ये होता है कि वो अपने सर पर प्रॉपर्ली कंघा नहीं कर सकता। नंबर 6 इस तरह वो अपनी बैक को टच नहीं कर सकता जो पेशेंट फ्रोज़न शोल्डर से अफेक्टेड होते हैं। ये ऐसे साइन एंड सिम्पटम्स हैं जिनकी बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट जो है ये फ्रोज़न शोल्डर का है या फिर ये फ्रोज़न शोल्डर के अलावा किसी और पैथोलॉजी का पेशेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्टेजेस ऑफ फ्रोज़न शोल्डर। फ्रोज़न शोल्डर को हम बेसिकली 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पे जो हमारे पास स्टेज आती है वो आती है इन्फ्लेमेटरी स्टेज जिसका ड्यूरेशन 1 टू 3 मंथ तक होता है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को मोस्टली नाइट पेन जो है वो फ़ील होती है। मतलब जब वो रात को सोने लगता है या फिर वो जाने-अनजाने में अपने उस शोल्डर की तरफ सो जाता है जिसमें फ्रोज़न शोल्डर जो है वो डेवलप हो रहा होता है, तो उस दौरान उसको सीवियर पेन होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये होती है इन्फ्लेमेटरी स्टेज। नंबर 2 पे हमारे पास जो स्टेज आती है वो आती है फ्रीजिंग स्टेज। ये 4 से 9 मंथ तक इसका ड्यूरेशन होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेज आती है वो आती है फ्रोज़न स्टेज। इसमें क्या होता है कि शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट्स जो होते हैं वो कंप्लीटली तौर पर रिस्ट्रिक्ट हो चुकी होती हैं। मतलब अगर हम उससे ज़्यादा उस पर मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं तो पेशेंट की चीखें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं।
तो ये होती है फ्रोज़न स्टेज। फ्रोज़न स्टेज जो होती है ये 10 से लेकर 14 या 15 मंथ तक रहती है। नेक्स्ट स्टेज जो हमारे पास आती है वो आती है थॉइंग स्टेज। ये स्टेज जो है ये 15 से लेकर 24 मंथ तक रहती है। इसमें क्या होता है कि शोल्डर जॉइंट की जो इन्फ्लेमेशन है वो खुद ब खुद कम होना स्टार्ट हो जाती है ना, फ्रोज़न शोल्डर जो है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट जो है वो 1.5 या 2 साल तक ना भी करें तो वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रीटमेंट ऑफ फ्रोज़न शोल्डर। ट्रीटमेंट ऑफ फ्रोज़न शोल्डर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जिस ट्रीटमेंट को डिस्कस करने लगे हैं वो है फिज़ियोथेरेपी। फिज़ियोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट मेथड है जिसमें हम डिफरेंट मोडेलिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हम डिफरेंट एक्सरसाइज़ेज़ का इस्तेमाल करते हैं अपने फ्रोज़न शोल्डर को ठीक करने के लिए, ठीक है? फिज़ियोथेरेपी ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर हमने फ्रोज़न शोल्डर से जल्द अज़ जल्द छुटकारा हासिल करना है। अदरवाइज़ हमें 1.5-2 साल तक का वेट करना पड़ता है कि इन्फ्लेमेशन कम हो और हमारा शोल्डर जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाए। फिज़ियोथेरेपी की हेल्प से जहाँ पर 1.5-2 साल लगने हैं हमारे फ्रोज़न शोल्डर को ठीक होते-होते, वहाँ पर इसकी हेल्प से हम जल्द से जल्द अपनी रेंजेस जो है वो गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। मोडेलिटीज़ की हेल्प से हम पेन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जबकि हम डिफरेंट एक्सरसाइज़ेज़ की हेल्प से हम हमारी रेंज जो जा चुकी होती है, हम उसको गेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रीटमेंट आता है वो आता है इंजेक्ट करते हैं हम हमारे शोल्डर जॉइंट के अंदर। डिफरेंट इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं जो कि शोल्डर जॉइंट की इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए यूज़ होते हैं। उनको हम शोल्डर जॉइंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं जिससे शोल्डर जॉइंट की इन्फ्लेमेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाती है और फ्रोज़न शोल्डर जो होता है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? हमारे पास डिफरेंट मेडिसिन्स अवेलेबल होते हैं जिनकी हेल्प से हम पेन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता। ये कुछ टाइम के लिए हमारी पेन जो है वो कम रहती है, लेकिन जैसे ही उस मेडिसिन का असर ख़त्म होता है तो हमें दोबारा से पेन होना स्टार्ट हो जाती है। आज की इस वीडियो में हमने फ्रोज़न शोल्डर को इन डिटेल डिस्कस किया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप या आपके इर्द-गिर्द कोई भी ऐसा पेशेंट मौजूद है जो कि फ्रोज़न शोल्डर या फिर इस तरह के किसी भी डिज़ीज़ का सामना कर रहा है, तो इस दिए गए नंबर पर राब्ता करके हमसे अपनी प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस कर सकता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, subscribe and share my YouTube channel. Thank you so much.